कभी कभी तो मतलब सप्लायर नहीं बल्कि जो सर्विस ले रहा है उसको टैक्स देना पड़ता है। पता है ऐसा कब होता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। जीएसटी के दो बहुत बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। एक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स मतलब इको, उनकी टैक्स लायबिलिटी। सुनने में थोड़े भारी लगते हैं ये शब्द, पर यकीन मानिए एग्जाम के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कुछ डिटेल्ड नोट्स और चार्ट्स भी हैं जो अलग अलग सर्विसेज के लिए इन रूल्स को काफी क्लियर करते हैं। तो इन्हीं का सहारा लेकर आज हम इसे समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, मतलब वैचारिक स्पष्टता आ जाए इस एग्जाम के लिहाज से। हम ये देखेंगे कि आरसीएम और इको में असल में टैक्स कौन भरेगा, कब भरेगा, और हाँ, सारे जरूरी नियम और खासकर जो अपवाद हैं मतलब एक्सेप्शंस, उन पर खास ध्यान देंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज और आरटीपीज में यही चीजें बार बार टेस्ट होती हैं। और हाँ, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। परफेक्ट, तो चलिए आरसीएम से ही शुरू करते हैं। नॉर्मली तो यही होता है कि जो बेच रहा है या सर्विस दे रहा है वही जीएसटी कलेक्ट करके जमा करता है, फॉरवर्ड चार्ज जिसे कहते हैं। हाँ, पर आरसीएम में कहानी उल्टी हो जाती है। हाँ, नाम ही है रिवर्स चार्ज, मतलब चार्ज रिवर्स हो गया। सप्लायर से हटकर जिम्मेदारी आ गई रेसिपिएंट पर, यानी जो माल या सर्विस ले रहा है। ये मेनली होता है सेक्शन 9(3) के तहत। इसमें सरकार कुछ खास गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई करती है। अच्छा। और उन नोटिफाइड सर्विसेज पर टैक्स देने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट की होती है। पर ध्यान रहे, सेक्शन 9(3) के ज्यादातर मामलों में सप्लायर का रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। इसका कोई कॉमन सा उदाहरण, जैसे वो ट्रांसपोर्ट वाला जीटीएम, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो तो काफी सुना है। हाँ बिल्कुल, जीटीए क्लासिक उदाहरण है। और यहाँ मामला थोड़ा कह सकते हैं ट्रिकी है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, क्या ऑप्शंस? देखिए, जीटीए के पास दो रास्ते हैं। पहला, वो 5% की कम दर पर जीएसटी चार्ज ना करे। ओके। अगर वो 5% चार्ज नहीं कर रहा तो फिर लगेगा आरसीएम और टैक्स भरेगा रेसिपिएंट। लेकिन हर रेसिपिएंट नहीं। कौन भरेगा फिर? कुछ स्पेसिफाइड लोग, जैसे कोई फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएसटी में रजिस्टर्ड कोई भी व्यक्ति, कोई बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म। अगर माल पाने वाला इनमें से कोई है तो वही टैक्स भरेगा। और अगर माल पाने वाला इनमें से कोई नहीं है, मान लीजिए कोई आम आदमी है, अनरजिस्टर्ड, तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा 5% वाले केस में। ये ध्यान रखना है। और दूसरा रास्ता क्या बताया था आपने? दूसरा ये कि जीटीए खुद फॉरवर्ड चार्ज में जा सकता है। मतलब वो खुद 12% की दर से जीएसटी चार्ज करे और सरकार को जमा करे। इसके लिए उसे अपने इनवॉइस पर डिक्लेयर करना होता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर रहा है। अच्छा, तो अगर जीटीए 12% वाला ऑप्शन लेता है तो आरसीएम की बात ही खत्म? बिल्कुल, फिर जीटीए ही टैक्स भरेगा, रेसिपिएंट की कोई लायबिलिटी नहीं। एग्जाम के लिए ये दोनों रेट्स, ये ऑप्शंस और वो रेसिपिएंट की लिस्ट याद रखना बहुत जरूरी है। इस पर केस स्टडीज बन जाती हैं अक्सर। ये जीटीए वाला पॉइंट तो क्लियर हुआ। अब कुछ और सर्विसेज पर आते हैं जहां आरसीएम लगता है, खासकर बिजनेस सर्विसेज में। हाँ, कई हैं, जैसे लीगल सर्विसेज। वकीलों वाली? जी, अगर कोई वकील या वकीलों की फर्म या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी किसी बिजनेस एंटिटी को जो इंडिया में है लीगल सर्विस दे रहा है तो आरसीएम लगेगा। टैक्स वो बिजनेस एंटिटी भरेगी। ठीक है। और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, जैसे कंपनीज इवेंट स्पॉन्सर करती हैं। हाँ, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर कोई भी व्यक्ति किसी बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म को देता है तो टैक्स आरसीएम में वो कंपनी या फर्म ही भरेगी। यहाँ सर्विस देने वाला कोई भी हो सकता है। हाँ, देने वाला कोई भी, पर लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। सरकारी सेवाओं का क्या? गवर्नमेंट सर्विसेज पर भी आरसीएम? हाँ, लगता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या कोई लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो ज्यादातर मामलों में आरसीएम लगता है। टैक्स बिजनेस एंटिटी भरेगी। पर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, वो याद रखने वाले हैं। अच्छा, क्या है वो अपवाद? कहाँ आरसीएम नहीं लगता? जैसे पोस्ट डिपार्टमेंट की कुछ सर्विसेज हैं, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस। एजेंसी सर्विसेज को छोड़कर बाकी पर आरसीएम नहीं है। फिर एयरक्राफ्ट या वेसल से जुड़ी सर्विसेज पर आरसीएम नहीं है। गुड्स या पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन पर आरसीएम नहीं है। और अगर सरकार किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पर दे रही है तो भी आरसीएम नहीं है। ओके। इन सब पर सरकार खुद फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लेती है। ओके, अब आते हैं डायरेक्टर सर्विसेज पर। इसमें शायद हाल में कोई क्लैरिफिकेशन भी आया है। बिल्कुल, ये ग्रे एरिया था, पर एक रीसेंट सर्कुलर है 20 नवंबर 2023 का, उसने काफी हद तक चीजें साफ कर दी हैं।
एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक हो सकता है। मेन पॉइंट ये है कि सर्विस डायरेक्टर ने किस कैपेसिटी में दी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर की हैसियत से जी इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है तो कंपनी आरसीएम में टैक्स भरेगी। और अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है, जैसे मान लीजिए डायरेक्टर की अपनी कोई जगह है, उसने वो कंपनी को किराए पर दे दी, तो वो डायरेक्टर की सर्विस नहीं मानी जाएगी, उस पर आरसीएम नहीं लगेगा। हाँ, अगर वो डायरेक्टर रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लग सकता है। सर्कुलर ने ये भी क्लियर किया कि अगर सर्विस डायरेक्टर की कैपेसिटी में दी गई है और उस पेमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194J के तहत टीडीएस कट रहा है। सेक्शन 194J ये तो फीस फॉर प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज वाला है। हाँ वही, अगर 194J में टीडीएस कट रहा है तो ये माना जाएगा कि सर्विस डायरेक्टर की कैपेसिटी में ही दी गई है और कंपनी को आरसीएम में टैक्स देना ही होगा। ये काफी अहम क्लैरिफिकेशन है। जी बिल्कुल। इसी तरह कुछ और सर्विसेज हैं जहां रेसिपिएंट टैक्स भरता है, जैसे इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है तो कंपनी आरसीएम में टैक्स भरती है। रिकवरी एजेंट अगर किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को सर्विस देता है तो वो बैंक या एनबीएफसी ही आरसीएम में टैक्स भरते हैं। में भी कुछ खास है शायद। और लेखकों के लिए अलग नियम। मुझे सोर्स में 2 एंट्री दिख रही हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। एंट्री 9 है, वो म्यूजिशियन, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट वगैरह के लिए है। अगर ये लोग अपने ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक काम का कॉपीराइट ट्रांसफर करते हैं या इस्तेमाल करने देते हैं तो जो रेसिपिएंट है जैसे म्यूजिक कंपनी, पब्लिशर, प्रोड्यूसर, वो आरसीएम में टैक्स भरेगा। ओके। और एंट्री 9A वो लेखकों के लिए है, ऑथर्स। हाँ, 9A स्पेसिफिकली ऑथर्स के लिए है। जब कोई लेखक अपना ओरिजिनल लिटरेरी वर्क का कॉपीराइट यूज करने देता है तो नॉर्मल रूल है कि पब्लिशर आरसीएम में टैक्स भरेगा। लेकिन इसमें कोई लेकिन है? हाँ, यहाँ एक ऑप्शन है लेखक के पास। अगर लेखक चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर सकता है। अच्छा, कैसे? उसके लिए लेखक को जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देनी होगी पब्लिशर को और अपने इनवॉइस पर मेंशन करना होगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे रहा है। और एक बार ऑप्शन ले लिया तो कम से कम 1 साल तक उसी में रहना होगा। ये ऑप्शन वाला एंगल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। कुछ और फटाफट देख लेते हैं। आरबीआई की एक ओवरसीइंग कमेटी होती है। उसके मेंबर्स अगर आरबीआई को सर्विस देते हैं तो आरबीआई आरसीएम में टैक्स भरता है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, डीएसएस, अगर वो इंडिविजुअल हैं, कंपनी, फर्म या एलएलपी नहीं, और वो किसी बैंक या एनबीएफसी को सर्विस दे रहे हैं तो बैंक, एनबीएफसी आरसीएम में टैक्स भरेंगे। फिर ये बिजनेस फैसिलिटेटर, बीएफ, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बीसी वाला मॉडल है बैंकों का। हाँ, इसमें भी आरसीएम है। बीएफ अगर बैंक को सर्विस दे तो बैंक टैक्स भरेगा, बीसी का एजेंट अगर बीसी को सर्विस दे तो बीसी टैक्स भरेगा, और बीसी अगर बैंक को सर्विस दे तो बैंक टैक्स भरेगा। पूरी चेन आरसीएम में आ जाती है। अच्छा, सिक्योरिटी सर्विसेज का क्या रूल है? सिक्योरिटी सर्विसेज मतलब गार्ड्स की सप्लाई। अगर ये सर्विस कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, ठीक है, और सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन यानी रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स भरेगा। इसमें भी कोई अपवाद? हाँ है। अगर सर्विस किसी सरकारी डिपार्टमेंट को दी जा रही है जिसने सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है या किसी कॉम्पोजिशन स्कीम वाले रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो आरसीएम नहीं लगेगा। फिर मोटर व्हीकल किराए पर देने का भी एक नियम है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। हाँ, अगर सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और वो ऐसी गाड़ी किराए पर दे रहा है जो पैसेंजर ले जाने के लिए बनी है और किराए में फ्यूल कॉस्ट शामिल है और वो 12% जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है, तो सर्विस लेने वाली अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी है तो उसे 5% की दर से आरसीएम में जीएसटी देना होगा। और अगर सप्लायर 12% चार्ज कर रहा है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज, फिर आरसीएम नहीं। एक सर्कुलर ये भी कहता है कि अगर किराए पर लेने वाला रूट, टाइम वगैरह तय करता है तो ये किराए की सर्विस मानी जाएगी। ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीसेंट चेंज है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रहने वाले घर का किराया। हाँ, ये सुना था। इसमें क्या बदला है? अब अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को रहने के लिए घर किराए पर देता है, हाँ, तो जो किराएदार है यानी वो रजिस्टर्ड व्यक्ति, उसे आरसीएम में टैक्स भरना होगा। ये एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट हो सकता है क्योंकि ये एक अमेंडमेंट है। ये तो हुई सेक्शन 9(3) की बात, जहां सरकार ने सर्विसेज नोटिफाई की हैं, पर एक सेक्शन 9(4) भी है शायद, वो प्रमोटर्स के लिए है, बिल्डर्स के लिए। हाँ, सेक्शन 9(4) थोड़ा अलग है। ये स्पेसिफिकली रियल एस्टेट प्रमोटर्स पर लगता है। ये तब लगता है जब प्रमोटर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उससे कुछ नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज खरीदता है, जैसे सीमेंट।
या कोई भी इनपुट या इनपुट सर्विस खरीदता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदी गई इनपुट और इनपुट सर्विसेज का टोटल कुल इनपुट और इनपुट सर्विसेज की खरीद के एक तय % से कम है, जैसे 80%। मतलब मान लीजिए 80% रजिस्टर्ड से खरीदना था पर 70% ही खरीदा। हाँ, तो वो जो 10% की कमी रह गई अनरजिस्टर्ड से खरीदने में, उस कमी वाली वैल्यू पर प्रोमोटर को आरसीएम में टैक्स देना होगा। ओह, ये तो काफी अलग है। जी, और इसके अलावा अगर प्रोमोटर किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कैपिटल गुड्स खरीदता है तो उस पर भी प्रोमोटर को आरसीएम में टैक्स देना होगा। इसका मकसद यही है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अनरजिस्टर्ड परचेज पर भी किसी न किसी तरह टैक्स आ जाए। ये 9(3) से इसलिए अलग है क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदने पर लगता है, जबकि 9(3) ज्यादातर रजिस्टर्ड सप्लायर पर लगता है। 3 और 9(4) अब थोड़ा गियर बदलते हैं और आते हैं डिजिटल दुनिया पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स, ECO, ठीक है। जैसे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जोमैटो, यूबर, ओयो वगैरह। यहाँ टैक्स की जिम्मेदारी किसकी है? ये सेक्शन 9(5) है ना? बिल्कुल। सेक्शन 9(5) एक स्पेशल प्रोविजन है। ये कुछ चुनिंदा नोटिफाइड सर्विसेज पर ही लगता है, और ये तब लगता है जब वो सर्विसेज किसी ECO के जरिए, मतलब किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप से दी जाती हैं। इस सेक्शन का फंडा ये है कि इन नोटिफाइड सर्विसेज के लिए टैक्स भरने की पूरी लायबिलिटी ECO की होगी। पूरी लायबिलिटी ECO की, अच्छा। जैसे कि वही सर्विस दे रहा हो। हाँ बिल्कुल। कानून ये मानता है कि जैसे ECO ही सप्लायर है, भले ही असल में सर्विस कोई और दे रहा हो प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ECO मतलब क्या? कौन होता है ECO? इको मतलब कोई भी पर्सन जो अपना डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ओन करता है, ऑपरेट करता है या मैनेज करता है, जिसके जरिए सप्लाई होती है। जैसे आपने उदाहरण दिए, कैब एग्रीगेटर, फूड डिलीवरी ऐप, होटल बुकिंग पोर्टल, ये सब इको है। तो इन नोटिफाइड सर्विसेज के लिए हमेशा इको ही टैक्स भरेगा या यहाँ भी कोई पेंच है? देखिए, कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे अगर इको का इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो टैक्स भरेगा। अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो इको को किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में टैक्स भरने के लिए। पर हाँ, अगर इको इंडिया में है तो नॉर्मली लायबिलिटी उसी की है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि कौन सी सर्विसेज हैं जो सेक्शन 9(5) में नोटिफाइड हैं, किन पर इको को टैक्स भरना है? इसमें 4 कैटेगरीज हैं। पहली है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जैसे कैब वगैरह। हाँ, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल या ओमनी बस से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। अगर ये सर्विस इको के जरिए दी जा रही है तो इको टैक्स भरेगा, उबर, ओला जैसे। इसमें कोई बड़ा अपवाद है क्या, एक्सेप्शन? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर ये ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाला खुद एक कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा, तो फिर इको टैक्स नहीं भरेगा। उस केस में वो कंपनी ही फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी भरेगी, भले ही बुकिंग ऐप से हुई हो। ये एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। ओके, ये जरूरी पॉइंट है। दूसरी सर्विस? दूसरी है अकोमोडेशन सर्विस, होटल, गेस्ट हाउस, क्लब वगैरह में ठहरने की सर्विस। अगर ये सर्विस इको के जरिए दी जा रही है, जैसे ओयो, मेक माई ट्रिप वगैरह से, तो इको टैक्स भरेगा। लेकिन यहां एक शर्त है। क्या शर्त है? इको टैक्स तभी भरेगा जब असल सर्विस प्रोवाइडर यानी होटल या गेस्ट हाउस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है, मतलब उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। अच्छा, तो अगर कोई बड़ा होटल है जो पहले से रजिस्टर्ड है और उसकी बुकिंग मेक माई ट्रिप से हुई, तब वो होटल खुद ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भरेगा, इको की लायबिलिटी नहीं होगी। और इसमें एक और पेज है, स्पेसिफाइड प्रेमिसेस वाला। स्पेसिफाइड प्रेमिसेस ये क्या है? मतलब ऐसी जगह जहां किसी भी कमरे का एक दिन का किराया 7,500 रुपए या उससे ज्यादा डिक्लेयर्ड है। ओके, महंगे होटल्स। हाँ, अगर सर्विसेज ऐसे स्पेसिफाइड प्रेमिसेस में दी जा रही हैं तो हमेशा सप्लायर यानी वो होटल ही टैक्स भरेगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो और चाहे बुकिंग इको से हुई हो। इस केस में इको की लायबिलिटी नहीं होगी। क्लियर है। तीसरी सर्विस कौन सी है? तीसरी है हाउसकीपिंग सर्विसेज, जैसे प्लम्बिंग, कारपेंट्री, क्लीनिंग वगैरह, अर्बन कंपनी जैसी एप्स। अगर ये सर्विसेज इको के जरिए दी जाती हैं तो इको टैक्स भरेगा, लेकिन यहाँ भी वही शर्त है जो अकोमोडेशन में थी। मतलब इको तभी भरेगा जब प्लम्बर या कारपेंटर खुद रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ना हो। बिल्कुल, अगर वो लायबल है, टर्नओवर ज्यादा है, तो वो खुद फॉरवर्ड चार्ज में भरेंगे, इको नहीं। ठीक है। और चौथी है रेस्टोरेंट सर्विसेज, फूड डिलीवरी एप्स, जोमैटो, स्विगी। हाँ, अगर रेस्टोरेंट सर्विस इको के जरिए दी जा रही है तो इको टैक्स भरेगा, लेकिन इसमें वो रेस्टोरेंट शामिल नहीं है
जो स्पेसिफाइड प्रेमिसेस में है। अच्छा, तो अगर कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट है जो उस महंगे होटल स्पेसिफाइड प्रेमिसेस में नहीं है और वो स्विगी से खाना भेज रहा है, तो इको यानी स्विगी टैक्स भरेगा। शर्त यहां भी वही है, इको टैक्स तभी भरेगा जब वो रेस्टोरेंट खुद रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल न हो। और अगर रेस्टोरेंट लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर वो स्पेसिफाइड प्रेमिसेस वाले होटल में है, दोनों ही केस में वो रेस्टोरेंट खुद ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भरेगा, इको नहीं। स्पेसिफाइड प्रेमिसेस वाला रेस्टोरेंट तो हमेशा खुद ही भरेगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। तो अगर हम इसको समराइज करें तो इन 4 नोटिफाइड सर्विसेज के लिए, खासकर जहां छोटे या अनऑर्गेनाइज सप्लायर्स हैं जो शायद जीएसटी के दायरे से बाहर हों, वहां टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी इको पर डाल दी गई है। ये एक तरह से टैक्स बेस बढ़ाने का तरीका है। लेकिन जहां सप्लायर खुद बड़ा है, रजिस्टर्ड है या किसी खास एक्सेप्शन में आता है, जैसे ट्रांसपोर्ट में कंपनी या स्पेसिफाइड प्रेमिसेस वाले होटल रेस्टोरेंट, तो वो खुद ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भरेगा, इको नहीं। काफी डिटेल्ड है ये। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकला कि आरसीएम में कुछ खास केसेस में सर्विस या माल लेने वाला टैक्स भरता है, सेक्शन 9(3) और 9(4), जबकि इको वाले केस में कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के लिए सेक्शन 9(5) प्लेटफॉर्म ऑपरेटर यानी इको टैक्स भरता है, खासकर तब जब असली सप्लायर छोटा या अनरजिस्टर्ड हो। और इसमें भी कुछ अपवाद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जाम के लिए सबसे क्रिटिकल यही है कि हम पहचान पाएं सर्विस कौन सी है, दे कौन रहा है, ले कौन रहा है, क्या वो रजिस्टर्ड हैं, क्या ईसीओ इन्वॉल्व है। इन्हीं सवालों के जवाब से तय होगा कि फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या आरसीएम लगेगा या ईसीओ भरेगा। और सबसे ज्यादा ध्यान देना है शर्तों पर और अपवादों पर, क्योंकि पीवाईक्यूज और आरटीपीज में अक्सर इन्हीं नुक्तों पर सवाल बनते हैं। और जो हाल के अमेंडमेंट्स हैं, जैसे वो डायरेक्टर सर्विस वाला सर्कुलर या रेजिडेंशियल रेंटिंग पर आरसीएम, वो तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, ये नियम और उनके जो एक्सेप्शंस हैं वो वाकई केस स्टडीज और प्रैक्टिकल सवालों को सॉल्व करने में बहुत मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये ट्रेंड दिखता भी है। जीटीए, डायरेक्टर सर्विसेज, कॉपीराइट, खासकर वो लेखक वाला ऑप्शन, और इको की ये चारों सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट, ये बार बार एग्जाम में आती हैं। इनमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आखिर में यह सोचना भी काफी इंटरेस्टिंग है कि जीएसटी लॉ कैसे आरसीएम और इको जैसे मैकेनिज्म यूज करके टैक्स का दायरा बढ़ा रहा है, कंप्लायंस बेहतर कर रहा है। और जो इकोनॉमी का बदलता नेचर है, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहा है। भविष्य में देखना होगा कि जैसे जैसे ई कॉमर्स और ये गिग इकोनॉमी और बढ़ेगी तो ये नियम कैसे इवॉल्व होते हैं। क्या ये बिजनेस करने के तरीकों को और बदलेंगे या कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए इनमें कुछ और बदलाव होंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी ध्यान रखना होगा।